टाइम इंटरवल dt के बराबर है और dt इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, dt इज वेरी स्मॉल एंड इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। ये बहुत छोटा सा डिस्प्ले टाइम इंटरवल है। इससे कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाती है कि अगर हमने टाइम को बहुत कम रखा, अगर टाइम को हमने बहुत कम रखा है तो डिस्प्लेसमेंट भी बहुत कम हुआ होगा, और डिस्प्लेसमेंट इतना कम हुआ है कि उस डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी को चेंज करने का आपके पास टाइम ही नहीं था, आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि आप वेलोसिटी को चेंज कर पाए। बात समझ में आई है? जैसे आप सपोज साइकिल चला रहे हो और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मिनट में निकालें, तो 1 मिनट में जो डिस्प्लेसमेंट है उस पूरे डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी कांस्टेंट रही हो, ये जरूरी नहीं है ना? ये जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रही हो आपकी उस पूरे डिस्प्लेसमेंट में, है कि नहीं? पूरे डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी का कांस्टेंट रहना जरूरी नहीं है। अच्छा, अब किसी ने कहा कि भाई 1 मिनट में नहीं, एवरेज आपकी वेलोसिटी निकालते हैं हम सपोज 30 सेकंड में, हाफ मिनट में, तो आधा मिनट में आप अपनी वेलोसिटी चेंज कर पाओगे कि नहीं? डेफिनेटली आधा मिनट का टाइम भी सफिशिएंट है वेलोसिटी चेंज करने के लिए, क्योंकि आधा मिनट में वेलोसिटी चेंज होगी तो पूरे आधा मिनट तक वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह पाएगी। फिर किसी ने कहा कि चलो आप 1 सेकंड में वेलोसिटी निकालो, तो 1 सेकंड में अगर वेलोसिटी निकालनी है तो 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया आपने, वो डिस्प्लेसमेंट उस पूरे डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी कैसी रही होगी? मोस्ट लाइकली कांस्टेंट रही होगी, क्योंकि 1 सेकंड में वेलोसिटी में बहुत बड़ा चेंज आप लोग नहीं ला सकते, लेकिन 1 सेकंड में फिर भी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो हम अगर ऐसा करें कि 1/1000 सेकंड में वेलोसिटी निकालें, अब हम टाइम कितना ले लें? 1/1000 सेकंड। तो 1/1000 सेकंड इतना छोटा टाइम इंटरवल है कि आप लोग चाहो भी तो वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकते। जब तक आप ब्रेक लगाने की कोशिश करोगे तो ब्रेन से सिग्नल ट्रेवल करके हाथों तक पहुंचेगा कि ब्रेक लगाना है, ब्रेक को पकड़ के खींचना है, ब्रेक के लीवर को पुल करना है। 1/1000 सेकेंड उतने में ही निकल जाएगा, यानी कि यू कैन नॉट चेंज वेलोसिटी इंटेंशनली इवन इन 1/1000 सेकेंड। आप इंटेंशनली भी चाहो तो वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर जो टाइम इंटरवल dt है ये 1/1000 सेकेंड से भी छोटा है। ये इतना छोटा है कि इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ये जीरो की तरफ बढ़ रहा है, इतना छोटा है। तो ये ना जो कैलकुलस हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन में, ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज द बेस और फंडामेंटल ऑफ द कैलकुलस, कि हम चेंज इतना छोटा सा लेते हैं कि वो चेंज जीरो की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब मैं डरते डरते एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ होगा। 9th क्लास में आपने वर्क की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं। तो वर्क की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कुछ होता है ना यार, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ होता है ना। फोर्स अप्लाइड टू डिस्टेंस, हाँ, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं लिखूंगा वर्क इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये होता है। अभी मैंने पूरी बात नहीं बताई, एक्चुअल में तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है एफ डी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप पूरी डेफिनेशन ये है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल भी उसमें इंपॉर्टेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये होता है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी तक एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला तभी तक एप्लीकेबल है जब तक फोर्स कांस्टेंट हो। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तब हम ये वाला फॉर्मूला वर्क निकालने के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहां पर एक स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। इसकी नेचुरल लेंथ हम मान लेते हैं L0 के बराबर है। ठीक है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, यानी कि ना तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड है ना एलोंगेटेड है। एक ब्लॉक इसके साथ अटैच्ड है, तो स्प्रिंग इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लगा रही है? अभी कोई फोर्स नहीं लगा रही होगी,
क्योंकि स्प्रिंग ना तो स्ट्रेस्ड है और ना ही कंप्रेस्ड है। अच्छा, स्प्रिंग को अगर हमने इतना पुल कर दिया, मान लो इसको हमने पुल किया 2 सेंटीमीटर, तो स्प्रिंग इस ब्लॉक पर फोर्स लगा रही होगी, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? जब ये ब्लॉक बी पोजीशन में पहुंच गया है, पोजीशन बी में ब्लॉक पर स्प्रिंग की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा? मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? फोर्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा, किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट या राइट? किस डायरेक्शन में होना चाहिए ये फोर्स? कॉमन सेंस लगा यार, बहुत सिंपल सी चीज है। स्प्रिंग ब्लॉक पर जो फोर्स लगा रही है उसकी डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट साइड। कॉमन सेंस की बात है कि स्प्रिंग ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन इन इट्स नेचुरल लेंथ पोजीशन। स्प्रिंग हमेशा नेचुरल लेंथ की पोजीशन में रहना चाहती है, इसलिए जो फोर्स लगाएगी है वो फोर्स लगाएगी इस समय लेफ्ट साइड में। अच्छा, अब ब्लॉक को हमने थोड़ा और मूव करा दिया राइट साइड, और ब्लॉक पहुंच गया पोजीशन सी पर। तो अगर ब्लॉक पोजीशन सी पर पहुंच गया है तो अभी स्प्रिंग फोर्स लगा रही होगी, किस डायरेक्शन में लगा रही होगी? ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में ही फोर्स लगा रही है। अच्छा, बी और सी पर जो फोर्स लगाया स्प्रिंग ने वो सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। स्प्रिंग को ज्यादा एलोंगेट करेंगे तो स्प्रिंग ज्यादा फोर्स लगाएगी, उसमें फोर्स की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, है ना। तो अब अगर मुझे वर्क निकालना है, मान लो यहां से लेके और यहां तक, ए से लेके और सी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है ब्लॉक का? सी है। और अगर मुझे वर्क निकालना है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, मान लो कि यहां पर इस ब्लॉक पर मैंने कितना फोर्स लगाया है? 5 न्यूटन। मैं बहुत छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, मैं तुम्हें कोई नई चीज नहीं सिखा रहा, बस मैं तुम्हारे दिमाग में कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी डेवलप हो। मान लो इस ब्लॉक पर हमने फोर्स लगाया राइट साइड में 5 न्यूटन का। इस ब्लॉक पर हमने फोर्स लगाया है कितना? 5 न्यूटन का। लेकिन यहां से हमने खींचना शुरू किया इसको, यहां पे फोर्स लगाया और 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ब्लॉक मूव करता रहा करता रहा करता रहा, और यहां पर आने के बाद अब ब्लॉक फर्दर आगे नहीं जा रहा है। ब्लॉक इज नॉट मूविंग फर्दर। इसका मतलब क्या हुआ? ब्लॉक यहीं रुक गया, इससे आगे नहीं जा रहा है। इसका मीनिंग क्या है? ब्लॉक राइट साइड में फर्दर मूव क्यों नहीं कर रहा है? अनुष्या बताओ। और फोर्स चाहिए स्प्रिंग को और एलोंगेट करने। हाँ, तो अभी आगे क्यों नहीं जा रहा? ये 5 न्यूटन का क्या हुआ? 5 न्यूटन यानी कि कहीं से बैलेंस हो गया है। तो किससे बैलेंस हो गया ये 5 न्यूटन फोर्स? स्प्रिंग भी फोर्स लगा रही है। वेरी गुड। तो स्प्रिंग किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है? अपोजिट मतलब राइट या लेफ्ट? राइट। और 5 न्यूटन किस डायरेक्शन में लगा हुआ है? ये वाला जो फोर्स है वेदांती, ये 5 न्यूटन, ये किस डायरेक्शन में है? राइट या लेफ्ट? सर आपने एरो तो राइट में दिखा रहे। हाँ, तो अरे भाई जो दिख रहा है वही बोलो ना। ये फोर्स किस डायरेक्शन में? 5 न्यूटन का। राइट में। और स्प्रिंग किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी? लेफ्ट में। तो ब्लॉक यहां पर बी पोजीशन पे क्यों नहीं रुका? सी पर ही आके क्यों रुका? बी पोजीशन पे ब्लॉक नहीं रुका, लेकिन सी से आगे नहीं जा रहा है, बी से तो आगे चला गया। अनुष्या तुम बताओ ऐसा क्यों हुआ? बी पे जो स्प्रिंग थी वो कम फोर्स लगा रही थी। यस यस बैलेंसिंग आउट नहीं हो रहा था। यस, यानी कि बी पोजीशन पर स्प्रिंग फोर्स वाज स्मॉलर देन 5 न्यूटन। लेकिन जैसे जैसे एलोंगेशन बढ़ता जा रहा है, स्प्रिंग फोर्स भी इंक्रीज होता जा रहा है, और पॉइंट सी पर आकर स्प्रिंग फोर्स 5 न्यूटन हो गया और एक्सटर्नल फोर्स भी 5 न्यूटन हो गया। इसलिए ये ब्लॉक यहां पर आके यहां से फर्दर आगे नहीं जा रहा है। अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स
ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स, तो अगर मैं ऐसे लिखूं वर्क डन W इक्वल टू फोर्स लगाता हूं, फोर्स को लिखा मैंने 5 न्यूटन। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, जो फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं वो फॉर्मूला में लगाऊंगा FD इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स लिखा मैंने 5, डिस्प्लेसमेंट लिखा मैंने x, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना आएगा? 180। फोर्स कौन सा है? स्प्रिंग फोर्स का वर्क हम निकाल रहे हैं। स्प्रिंग फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस टुवर्ड्स राइट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर एंगल बिटवीन स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इज 180 डिग्री। अगर हम 5 इस वाले फोर्स का वर्क निकाल रहे होते 5 न्यूटन का, जो कि राइट साइड में लगा हुआ है, तो राइट साइड वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उनका वर्क कितना, उनके बीच में एंगल कितना आएगा? 0 डिग्री। लेकिन स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट x, इनके बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री है। ये अगर ऊपर होता तो 90 डिग्री होता। हाँ, तो वर्क डन इक्वल्स टू अभी कितना आएगा? -5 इंटू एक्स। ठीक है, क्या हमने सही किया ये? चलो मैं ही बता देता हूं, ये गलत है। दिस इज नॉट करेक्ट, ये हमने गलत कैलकुलेशन किया। अब इसमें दिमाग लगाओ और बताओ मिस्टेक क्या की हमने, हम लोगों ने क्या गलती की इसमें? सर cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? cos 180 डिग्री -1 होता है, तो वो तो सही है, -1 लिख दिया हमने यहां, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। सोचो 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 सोचो, अनुष्या तुम बताओ। सर cos में अगर सर x+2 नहीं, हाँ देवांश दिमाग लगाओ जरा जल्दी से। सर x+2 नहीं। अरे तुम लोग नहीं समझ रहे हो कुछ, और सोचो। चलो मैं ही बताता हूं। इसमें मिस्टेक हमने ये की है बच्चों, कि हमने जो डिस्प्लेसमेंट में 5 न्यूटन का फोर्स लिखा है ना, ये गलती की है। बिकॉज ड्यूरिंग द टोटल डिस्प्लेसमेंट x, स्प्रिंग फोर्स does not remain at the value 5 Newton. Spring force was changing continuously throughout the displacement x. Spring force 5 Newton नहीं था, ये 5 Newton का वर्क थोड़ा है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स 5 न्यूटन नहीं था। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं आई ये बात समझ में? वेदांती ये बात समझ में नहीं आई ना? सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट करूं इसको तो सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि जब ब्लॉक बी पोजीशन पर रहा होगा तब स्प्रिंग फोर्स 5 न्यूटन था क्या? नहीं था। जब ये बी से थोड़ा आगे बढ़ा होगा ब्लॉक, तब स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कुछ और थी। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? मैं आता हूं और पास बताता हूं। जब ये यहां पर था तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी थी? 0 थी। इसके बाद जैसे जैसे ब्लॉक आगे बढ़ रहा है, स्प्रिंग फोर्स चेंज होता जा रहा है। बी पॉइंट पर स्प्रिंग फोर्स कुछ और है। इसके बाद जब ब्लॉक और आगे बढ़ेगा तो स्प्रिंग में एलॉन्गेशन कुछ और होगा। जब स्प्रिंग में एलॉन्गेशन कुछ और होगा तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू फिर बदल जाएगी। जब ये सी पॉइंट पर पहुंचेगा ब्लॉक, तो पॉइंट सी पर स्प्रिंग फोर्स 5 न्यूटन है, लेकिन पॉइंट सी के पहले हर जगह तो ये 5 न्यूटन नहीं है ना। तो जब डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका कितना? x, तो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट जब हो रहा था तो स्प्रिंग फोर्स 5 न्यूटन पे थोड़े था, इट वॉज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। बात समझ में आई? यस बात समझ में आई? यस अनुष्या क्लियर हुआ ये पॉइंट? सर बोलो। लेकिन हमने तो कॉन्स्टेंटली 5 न्यूटन की फोर्स लगाई थी ना एट ऑल पॉइंट्स। ठीक, इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूं। देखो देखो देखो, हम ये वर्क 5 न्यूटन फोर्स का नहीं निकाल रहा। यहां पर 2 फोर्सेस हैं, एक स्प्रिंग फोर्स है और एक वो फोर्स है जिससे हमने ब्लॉक को पुल किया राइट साइड में। वी आर नॉट कैलकुलेटिंग वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स 5 न्यूटन विच इज पुलिंग द ब्लॉक राइट साइड। हमने उसका वर्क नहीं निकाल रहे हैं। इस सेंटेंस पढ़ो, हमने क्या लिखा हुआ है? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट एक्स। हम स्प्रिंग फोर्स का वर्क निकाल रहे हैं, लेकिन स्प्रिंग फोर्स तो कांस्टेंट नहीं था 5 न्यूटन पर, इट वाज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। सर आप समझ आ गए? समझ आ गया? अगर कोई मुझसे कहे कि ये वाले 5 न्यूटन फोर्स का वर्क निकालो,
तो 5 न्यूटन फोर्स का वर्क निकालना तो बहुत आसान है। हम लिखेंगे 5 डिस्प्लेसमेंट x और एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। इसका वर्क आ जाएगा 5x के बराबर, और ये सही है। आया समझ में? अनुष्या? Yes, sir. अच्छा, दूसरी चीज आगे देखते हैं। अब इसका तरीका क्या निकाला, अगर फोर्स लगातार बदल रहा है तो इसके वर्क को कैलकुलेट करने का तरीका क्या निकाला। हम मान लेंगे कि ये जो ब्लॉक है किसी इंस्टेंट पर, ये जो ब्लॉक है, ठीक है, किसी इंस्टेंट पर आर्बिट्रेरी डिस्टेंस मान लेते हैं हम, सपोज ये z डिस्टेंस पर है। यहां पर जब ये ब्लॉक z डिस्टेंस पर है, अच्छा शायद ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा हो, स्प्रिंग फोर्स जो होता है ना, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स होता है kx के बराबर, या kz हो जाएगा यहां पर, जिसमें k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट और z होता है चेंज इन नेचुरल लेंथ। तो अभी इसको मैं d लिख देता हूं। पोजीशन d पर स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना है, z है, तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही होगी, z। z क्या होता है उसमें, एलोंगेशन या कंप्रेशन है। स्प्रिंग जितनी ज्यादा एलोंगेट होगी उतना ज्यादा फोर्स लगाएगी। सो स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में जो एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है ये स्प्रिंग फोर्स। तो उसका मैं तुम्हें ना अभी सॉल्व नहीं करा रहा कुछ, बस मैं तुम्हारे दिमाग में ना जो डिफरेंशिएशन है या आगे इंटीग्रेशन हम पढ़ने वाले हैं उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा एनालाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम करेंगे क्या, हम मान लेंगे कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो कितना है, kz के बराबर है, और फिर ब्लॉक को हम बस थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। कितना डिस्प्लेस किया हमने ब्लॉक को, ये डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखा dz। डिस्प्लेसमेंट कितना किया ब्लॉक में, डिस्प्लेसमेंट है dz के बराबर। और dz कैसा होता है, बहुत छोटा होता है dz। dz इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, dz इज वेरी स्मॉल, ठीक है। अब देखो स्प्रिंग फोर्स जब ये ब्लॉक z पर पहुंचेगा, सॉरी यहां पर पहुंच जाएगा नई पोजीशन पर, तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा बताओ। जब ये d पर है तो है kz, और स्प्रिंग फोर्स जब इसमें डिस्प्लेसमेंट हम dz कर देंगे तो कितना हो जाएगा, kz प्लस dz के बराबर। ये स्प्रिंग फोर्स होगा। लेकिन kz और kz प्लस dz में डिफरेंस बहुत कम है। जैसे z की वैल्यू मान लो 1 मीटर थी, तो z प्लस dz की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.0000। जितने जीरो लगा सकते हो उतने जीरो लगा के 1 कर दो। इतना सा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया, क्योंकि dz इतनी छोटी क्वांटिटी है कि जीरो की तरफ बढ़ रही है। dz या dx या dy जो हम लेते हैं, these elements are so small that its value is tending towards 0, but it will be never equal to 0। तो एक फोर्स है kz और दूसरा फोर्स है kz प्लस dz। तो ये दोनों फोर्सेस को हम क्या मान सकते हैं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं। ये बात समझ में आया? ये ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं कि दोनों फोर्सेस कैसे हैं, सेम है। kz और kz प्लस dz, इन दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। किस में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, kz में और kz प्लस dz में। क्योंकि z की वैल्यू अगर 1 मीटर है तो z प्लस dz ऑलमोस्ट इतना है 1.00। जितने जीरो लगा सकते हो उतने जीरो लगा के बाद में 1 कर दो। तो इस चीज से तुम लोग कन्विंस होगे नहीं कि जो फोर्स है kz और kz प्लस dz ये ऑलमोस्ट सेम है। अरे हाँ या ना बोलो भाई। ये फोर्स ऑलमोस्ट कैसा है, सेम है। ये बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, तो ये फोर्स ऑलमोस्ट हमको लग रहा है कि सेम है। तो अब मैं क्या कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं कि जब ब्लॉक को हमने ए से सी तक डिस्प्लेस किया था, ए से लेके सी तक,
तब तो फोर्स को हम कांस्टेंट नहीं मान सकते थे। कौन से फोर्स को? स्प्रिंग फोर्स को। तब हम स्प्रिंग फोर्स को कांस्टेंट नहीं मान सकते थे। लेकिन जब हमने डिस्प्लेसमेंट z से z प्लस dz किया है, तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में स्प्रिंग फोर्स को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। बात समझ में आई? इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में हम इसको कांस्टेंट मान सकते हैं। और इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं? इस वर्क डन को मैं लिख रहा हूं dw। तो सिंबल dw का मतलब है छोटा सा वर्क। फॉर्मूला में वही लगाऊंगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स F डिस्प्लेसमेंट dz cos 180 डिग्री, dw इक्वल टू फोर्स कितना ले लेंगे हम यहां पर kz और dz cos 180 डिग्री -1। तो dw इक्वल टू माइनस kz dz। ये हमने सही किया है, इसमें मिस्टेक नहीं है। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में मैंने जो वर्क निकाला है, दिस प्रोसीजर एंड दिस कैलकुलेशन ऑफ वर्क इज करेक्ट। अब मैं आगे बोलूं उससे पहले तुम लोग मुझसे कुछ पूछो। कोई अगर कंफ्यूजन है तो जोर से बोलो। कौन है अपोजिट डायरेक्शन में? कौन सा वाला फोर्स? देखो, जो 5 न्यूटन फोर्स है इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है, इट इज कॉन्स्टेंटली टुवर्ड्स राइट। लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स है डायरेक्शन इसकी भी फिक्स्ड है। स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है। जैसे जैसे स्प्रिंग का एलोंगेशन चेंज होता जाएगा वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बदलता जाएगा। समझ में आई ये बात? ठीक है। लेकिन स्प्रिंग फोर्स है लेफ्ट साइड में और जो dz डिस्प्लेसमेंट था वो था राइट साइड में, इसलिए डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 180 डिग्री है। ठीक, तो ये मैंने सही कैलकुलेशन किया, इसमें मिस्टेक नहीं है। तो कैलकुलस का यूज क्या किया हमने एक छोटा सा वर्क निकाला, और वो जो छोटा सा वर्क है उस छोटे से वर्क में डिस्प्लेसमेंट हमने इतना छोटा लिया कि उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में हम स्प्रिंग फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। कितना डिस्प्लेसमेंट लिया है हमने? डिस्प्लेसमेंट कितना लिया हमने? dz डिस्प्लेसमेंट लिया है हमने dz, और इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में स्प्रिंग फोर्स को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो ये सही है कैलकुलेशन, ये सही। जो पहले वाला था वो सही नहीं था। बात समझ गई है? अच्छा, अब हमको अगर टोटल वर्क निकालना है ए से सी तक का, तो हम क्या करते हैं? सारे छोटे छोटे वर्क निकालेंगे ऐसे, डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W3 प्लस 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 एंड सो ऑन, और इसको हम लिख देते हैं समेशन dw। जब हम ये सारे छोटे छोटे वर्क निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट में, इन सभी का सम कर देंगे, तो इससे जो स्प्रिंग फोर्स का वर्क आएगा वो सही आएगा। इससे जो स्प्रिंग फोर्स का वर्क आएगा वो सही आएगा। ये है अभी इसका जो वर्क है ना टोटल, समेशन dw मैंने लिखा है। ये मैं तुम्हें अभी इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तब लिखूंगा कि एक्चुअली हम इंटीग्रेशन dw करेंगे इसको। तो मैं तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस समझा रहा हूं कि जो कैलकुलस है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब कोई फिजिकल क्वांटिटी लगातार वेरी कर रही होती है और हमें कैलकुलेशन करना होता है, तो पहले हम उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बहुत छोटे से पार्ट में। वो पार्ट इतना छोटा होता है कि उसमें फिजिकल क्वांटिटी को हम मान लेते हैं कांस्टेंट, और फिर उस पूरे पार्ट, ऐसे सारे छोटे छोटे पार्ट को कैलकुलेट करके उन सभी को हम ऐड कर देते हैं। उन सभी को ऐड करके जो आंसर आता है वो सही होता है। कुछ कुछ समझ में आया ये? जैसे वेलोसिटी, हाँ बोलो। मैं बोलती हूँ, समझ आया। क्या हुआ? जोर से बोले वेदांती। मैं बोल रही थी कि समझ आ गया। अच्छा, हाँ, अब तुम्हारी आवाज बहुत साफ आई।
सबसे धीमी आवाज आती है, मुझे समझ में नहीं आता इसकी, ये देवांश की। ये पता नहीं माइक्रोफोन वगैरह कैसे सेट किया हुआ है। तुम ट्यूशन लो जरा वेदांती से। चलो आगे बढ़ते हैं, और कोई नई चीज ना बढ़ता कि मैं पहले पुरानी वाली चीजों पर ही थोड़ा सा फोकस करूंगा कि वो तुम्हारे दिमाग में क्लियर है कि नहीं। जैसे कि वेलोसिटी की बात करते हैं, किसी पार्टिकल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है x इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3। फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी at t equal to 2 सेकेंड, और सेकेंड पार्ट है फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड। इन दोनों का कैलकुलेशन करो, कितना कितना आ रहा है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 7400 मीटर पर सेकंड आ रहा है। अच्छा ठीक है, dx बाई dt चेक कर लेते हैं पहले कितना है। तो dx बाई dt इक्वल्स टू कितना है बताओ। 12t स्क्वायर माइनस 4t। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और 12 इंटू टी की वैल्यू रखा हमने 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 4। एक मिनट सर, वो 25 नहीं, वो 2 सेकंड है। हाँ 2 सेकेंड। अच्छा सर, तो मैं 40 आए। 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। फाइनल माइनस एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये होता है। तो हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम निकालेंगे पोजीशन एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर पोजीशन क्या है, इसको मैं x नॉट लिख लेता हूं। x नॉट इक्वल टू, अगर हम t इक्वल टू 0 रख दें तो x नॉट कितना जाएगा 3, और फिर निकालते हैं पोजीशन एट x इक्वल्स टू 2। तो x2 लिख लेते हैं इसको। तो x2 इक्वल टू 4। एक मिनट, मैंने यार गलत कर दिया इसमें, कि सही किया है, सही किया है। ठीक ठीक, x2 में अब हम कितना लिखेंगे, t की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 3। इसको तो x2 इक्वल्स टू 4 इंटू 8 माइनस 8 प्लस 3, तो ये होगा 32 माइनस 5। 32 माइनस 5 कितना हुआ देवांश, 27। तो x2 27 है। अब v एवरेज, जो एवरेज वेलोसिटी है, इसकी डेफिनेशन होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो v एवरेज इक्वल्स टू, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा x2 माइनस x नॉट, और टोटल टाइम कितना है 2 माइनस 0। तो v एवरेज इक्वल्स टू 27 माइनस 3 अपॉन 2, तो कितना 24/2, यानी 12 मीटर पर सेकेंड। दिख रहा है क्लियर। तो ये 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी
0 से 2 सेकंड के टाइम इंटरवल में, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एग्जैक्टली एट t इक्वल टू 2 सेकंड, दोनों की वैल्यू अलग अलग आई है। एक आया 40 मीटर पर सेकंड और एक आया 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, Yes, sir. वेदांती समझ गई हो? अच्छा, वेदांती आवाज स्लो आई, तुम्हारा माइक्रोफोन दूर हो गया? यस सर, समझ आ गया। अच्छा, चलो अब मैं कुछ और इसी तरह से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। चलो एक वो क्वेश्चन और तुम्हें करवा देता हूं। मान लो कि वही फंक्शन ले लेते हैं हम, उस एक्स कोऑर्डिनेट है इसका, एक्स इक्वल टू कितना था पिछले क्वेश्चन में, 4t क्यूब। तो 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3। पोजीशन यही दी हुई है पार्टिकल की, आपको निकालना है फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके दिखाओ कितना आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वेदांती, सर जो हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में v आया था, तो फिर हमें वो यूज करके करना पड़ेगा ना? हाँ, या फिर नया भी कर लो, डरो नहीं इस चीज से ना, डरना नहीं वेदांती बिल्कुल। तुम तो मुझे डिफरेंशिएशन बता दो इसका कितना हो जाएगा डायरेक्ट। एक बार dx बाई dt कितना आएगा बोलो? 4t क्यूब। t क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा? क्या सर? जो t क्यूब है t टू द पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? सर इसका 12 t स्क्वायर आया था, t क्यूब होगा। 12 t, आगे बोलो, पावर कितनी होगी? होगा 2। हाँ, 12t स्क्वायर माइनस इसका कितना हो जाएगा t स्क्वायर का 2t, और 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहां पर, तो कितना हुआ माइनस 4t। तो ये क्या हो गया? v हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d2x ओवर dt स्क्वायर सिंबॉलिकली, या इसको लिख सकते हैं dv बाई dt, एक ही बात है। इसका मतलब ये है कि इसका भी एक बार और डिफरेंशिएशन कर देना है। तो 12t स्क्वायर का फर्दर डिफरेंशिएशन करना है, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा वेदांती? 24t। यस, तो 24t, और माइनस 4t है, इसका कितना होगा? -4। वेरी गुड, इस बार तुमने 100% सही निकाला तुमने। तो ये एक्सेलरेशन आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम 24t माइनस 4, और एक्सेलरेशन हमको किस टाइम पर चाहिए? t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो 24 इंटू 2 माइनस 4, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 48 माइनस 4, यानी 44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो अब इसमें तो वेदांती कंफर्टेबल लगने लगा है ना थोड़ा? यस सर। तो अब हम लोग ऐसा कुछ करते हैं जो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे। इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ी नई चीज सीखते हैं। Sir, integration. हाँ, डिफरेंशिएशन में थोड़ी नई चीज सीखते हैं अब। तो मैं तुम्हें क्या एग्जांपल दूं जो थोड़ा सिंपल सा हो? हम मान लेते हैं कि ये एक वॉल है, ये वर्टिकल वॉल है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। और यहां पर है एक रॉड, ठीक है, तो एक रॉड जो है यहां पर है,
ये रॉड बना दी मैंने एक, और रॉड का थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ये रॉड है, इस रॉड का एक एंड वर्टिकल वॉल पर है और एक एंड कहां पर है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, और कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है और हमने रॉड को ऐसे ही छोड़ दिया देवांश, तो क्या होगा, ये यहां पर, या मान लो ये एक लैडर है, तो क्या होगा, ये रखी रहेगी ऐसे या नहीं रखी रहेगी? बोलो, रॉड इस तरह से रखी रहेगी यहां पर या नहीं? अरे बोलो ना, रखी रहेगी कि नहीं? रखी रहेगी। हाँ वेदांती तुम बताओ। सर रखी रहेगी। अनुष्या? सर मेरे ख्याल से स्लिप हो जाएगी। हाँ, स्लिप क्यों हो जाएगी? आंसर सही है तुम्हारा, आंसर सही है अनुष्या। सर क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है ना, तो जो फोर्स वो लाइक, हाँ बस इतना ही सफिशिएंट है, इतना ही करेगा उसको न्यूट्रलाइज। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, वेरी गुड, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये स्लिप हो जाएगी, ये नहीं रखी रहेगी। ठीक है। अब मान लो कि ये रॉड स्लिप हो रही है, इसका एक एंड है ए और दूसरा वाला एंड है बी। रॉड स्लिप हो रही है, एक एंड ए है एक बी है, तो एंड ए कहां हो रहा होगा स्लिप? वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, एंड बी राइट साइड में जाएगा। ए वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, बी राइट साइड जाएगा। ठीक है, तो जो ए है ये नीचे मूव कर रहा है और बी मूव कर रहा है राइट साइड में। मुझे इन दोनों की वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है, क्या होगा, ए और बी की वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। और यहां पर जो एंगल है थीटा, ये थीटा भी चेंज हो रहा होगा। ठीक है, थीटा भी चेंज होता जाएगा। या मैं थीटा यहां पर नहीं लेता हूं, उसका रीजन मैं किसी और दिन बताऊंगा। मैं थीटा यहां पर ले लेता हूं, ये है थीटा। ठीक, अब तुम समझते जाना, इसकी प्रोसेस समझना कैसे। तो मुझे यहां पर जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी को मान लेता हूं ये Vx है, और इस वाले एंड की वेलोसिटी है Vy। ठीक है, इनकी वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है, क्या होगा। या आपको ये दिया हुआ है कि जब ये एंगल थीटा मान लो 37 डिग्री है, तब ये Vx की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड। तो उस इंस्टेंट पर हमको निकालना है कि Vy कितना होगा। रॉड की लेंथ हम मान लेते हैं, कितनी ले लें लेंथ, 10 मीटर ले लेते हैं सपोज। अब क्वेश्चन कुछ को समझ में आया कि रॉड जो है स्लिप हो रही है ऐसे, जो एंड ए है ये मूव कर रहा होगा, एंड बी भी मूव कर रहा होगा, बी मूव कर रहा होगा राइट साइड में, ए वर्टिकली डाउनवर्ड। वेलोसिटी लगातार बदलती जाएगी ए और बी की, लेकिन हमसे ये पूछा है कि किसी इंस्टेंट पर जब बी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, उस इंस्टेंट पर ए की वेलोसिटी क्या होगी, ये निकालना है। ठीक है, तो तुमको नहीं निकालना अभी, बस तुम तो समझना, मैं धीरे धीरे बताऊंगा बड़े आराम से। तो ये मुझे कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब एक चीज पर ध्यान दो कि अगर मैं ये मान लूं कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह सकते हो, या दोनों वॉल जहां पर मिलती हैं, यहां से ये डिस्टेंस में मान लेता हूं कितनी है, किसी इंस्टेंट पर ये x डिस्टेंस पर है, एंड बी ऑफ द रॉड इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस x। ठीक है, और जो मेजरमेंट मैंने किया है, ये कौन सा पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, ये फिक्स पॉइंट है जो ये वाला है। लेकिन जो दूसरा वाला पॉइंट है B, ये मूव कर रहा है ना, B तो मूव कर रहा है। तो x इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? सर इंक्रीज हो रहा है। तो x इंक्रीज हो रहा है, तो अगर मैं dx बाई dt करूंगा तो इससे क्या आएगा, यस, ये वेलोसिटी आ जाएगी। ये किसकी वेलोसिटी आ जाएगी, ये आ जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ B। ठीक है,
ये इंस्टेंटेनियस क्यों होगी? क्योंकि ये तो लगातार बदल रही है, और जब हम डिफरेंशिएट करके निकालते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही आती है। ठीक, समझ गए ये बात? अच्छा, दूसरा काम मैं ये करता हूं कि यहीं से मैं इस वाले एंड की डिस्टेंस मान लेता हूं y। तो y का मेजरमेंट भी मैंने कहां से किया है? फिक्स पॉइंट से किया है। तो नीचे वाला एंड तो मूव नहीं कर रहा है, लेकिन जो ऊपर वाला एंड है वो तो मूव कर रहा है। तो y चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट है? चेंज हो रहा है। यस, तो dy बाई dt से क्या आएगा? सर ए पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए। अब ये बताओ dx बाई dt पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? dx बाई dt पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये बताओ। सर नेगेटिव। वेदांती तुम बताओ। सर पॉजिटिव। अब इसका एक्सप्लेनेशन दो कि ये पॉजिटिव क्यों है, तुमको क्यों लगा कि ये पॉजिटिव? ग्राफ के अकॉर्डिंग ये तो, अरे यहाँ ग्राफ तो है ही नहीं कोई, डायग्राम बोलो, डायग्राम कहना चाह रहे थे, है ना? फिगर या डायग्राम जो बनाया हुआ है। यस सर, डायग्राम के अकॉर्डिंग तो फिर ये जो मतलब वेलोसिटी b की निकाल रहे हैं तो b तो पॉजिटिव है ना? नहीं, क्यों पॉजिटिव है? रीजन तो बताओ, तुमने रीजन तो बताया ही नहीं। सर वाई की नेगेटिव। एक दिन हमने डिस्कस किया था, तुम्हारे दिमाग से निकल गया, दोबारा करते हैं बात। जो dx बाई dt है, इसमें जो डिनोमिनेटर है dt, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? dt क्या बताता है? राइट। नहीं, dt टाइम नहीं है, That is small change. ये स्मॉल चेंज इन टाइम है। और चेंज का मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, यहां जो वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं, चलो उसका कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूं, मैं डायग्राम में चेंज करता हूं थोड़ा और। अपने पास हाईटेक सिस्टम है, अभी बताते हैं तुमको। इसका मतलब ये हुआ कि किसी इंस्टेंट पर ये जो रॉड है, इसकी पोजीशन जब चेंज हो जाएगी तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी। समझ में आया? यस सर। कलर चेंज कर दूं क्या इसका समझने के लिए? ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी देर बाद। तो जब ये थोड़ी देर बाद रॉड इस तरह से हो जाएगी, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इस एंड का, ध्यान से समझना आप, इसका मतलब ये होता है कि रॉड का जो ये वाला एंड है, ये कितनी डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर है। कितने टाइम पर? टाइम t पर। और जो ये वाला पोजीशन है, ये है x प्लस डी एक्स। कितने टाइम पर? t प्लस डी टी पर। x प्लस डी एक्स है t प्लस डी टी पर। तो अब जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे फाइनल पोजीशन x प्लस डी एक्स माइनस इनिशियल पोजीशन x, और फाइनल टाइम t प्लस डी टी और इनिशियल टाइम t। तो सिंप्लीफाई करने पर ये कितना हो जाएगा? dx बाई डी टी। पॉजिटिव आएगा फिर। तो ये dx बाई डी टी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यहां से क्लियर हो रहा है, क्योंकि जो dt है, dt देखो कभी नेगेटिव नहीं होता है। ये तो प्रैक्टिकल चीज है, क्योंकि टाइम हमेशा इंक्रीज ही होता है, टाइम कभी घटता नहीं है। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करेंगे तो टाइम तो हमेशा इंक्रीज ही होता है। सो dt इज नॉट गोइंग टू बी नेगेटिव, ठीक है, कभी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन x जरूर नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हमने कंसीडर की है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में dx कैसा है? पॉजिटिव है। क्यों है पॉजिटिव? क्योंकि जैसे जैसे रॉड मूव करती है, जैसे जैसे रॉड का नीचे वाला एंड मूव करता है, नीचे वाले एंड का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, यानी कि x इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। सिंस x इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, देयरफॉर न्यूमरेटर दैट इज dx इज आल्सो पॉजिटिव। समझ में आया? यहां पर dx भी पॉजिटिव है इसमें, और ये dt भी पॉजिटिव है, इसलिए dx बाई dt इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये कैसी पॉजिटिव है। इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं कि विथ टाइम x इज इंक्रीजिंग, दैट इज वाई dx by dt इज पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? समझ में आया ये? y तो नेगेटिव, अब बताना है आपको कि dy by dt पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नेगेटिव गुड देवांश, वेरी गुड। अब एक्सप्लेनेशन और दो। अनुष्या तुम बताओ, अनुष्या एक्सप्लेनेशन तुम दो इसका। Sir, because dy, I mean like y is decreasing over time because like after some time it will come to zero. यस, विथ टाइम y इज डिक्रीजिंग, विथ टाइम y इज डिक्रीजिंग। तो इसको अच्छा, अब मैं एक और चीज बताऊं, ठीक है? हम बढ़िया टाइम लेके समझेंगे सारी चीजों को, इसमें जल्दबाजी में नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलेंगे। ये जो एंड है ये कितनी डिस्टेंस पर है? y डिस्टेंस पर है। और जो ये है एंड, ये कितनी डिस्टेंस पर लेंगे हम? थोड़ी देर बाद ये कितना हो जाएगा? ये y माइनस dy, ये y प्लस dy ही होगा, ध्यान रखना। ये 99.9% स्टूडेंट्स को और ऑलमोस्ट 95% टीचर्स को नहीं पता होता है कि ये है क्या। y के बाद जो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट आता है ना, या नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज ऑलवेज y प्लस dy या x प्लस dx ही होगा, t प्लस dt होगा, z प्लस dz ही होगा, कभी माइनस नहीं करते हैं। हम y प्लस dy कहते हैं और हम ऐसा बोलते हैं कि हियर dy इज नेगेटिव, जिसमें y प्लस dy इनिशियल पोजीशन y होगी, फाइनल पोजीशन y प्लस dy ही होगी। सिंस y इज डिक्रीजिंग इट मींस दैट dy इज अ नेगेटिव क्वांटिटी है। यहां पर dy कैसा है? नेगेटिव है। ये याद रखना, कैलकुलस में y के बाद हमेशा y प्लस dy ही आएगा, x के बाद x प्लस dx ही आएगा। लेकिन यहां पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में y प्लस dy इज स्मॉलर, इसका मतलब यह है कि dy इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। जैसे y की वैल्यू सपोज 5 है और dy कितना है? बहुत छोटा सा है, मान लो dy की वैल्यू है 0.5, तो ये 0.5 कैसा होगा? नेगेटिव होगा, यानी कि 5 प्लस माइनस 0.5। यहां पर जो dy है ये कैसा है? नेगेटिव है। तो ये हमको पता होता है। तो dy by dt पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। dy by dt नेगेटिव है, भले नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा है उसमें, लेकिन वो नेगेटिव क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें dy नेगेटिव है। डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, dt इज पॉजिटिव, बट dy इज नेगेटिव। इसको याद रखना। ठीक, ये अनस्टेबल इंटरनेट की वजह से। हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसमें बताओ। अगर हम सीधा नेगेटिव क्यों नहीं लिख रहे? वहाँ पे जैसे y प्लस dy लिख रहे हैं, पर हमें पता है कि dy नेगेटिव है, तब भी हम मतलब कि उसके सामने पॉजिटिव लगा रहे हैं। सीधा हम वो क्यों नहीं लिख सकते कि y माइनस dy? ये जो कैलकुलस का ना प्रोसीजर इसी तरह से होता है, इसको मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। ये मैथमेटिक्स में जब तुम लोग 12th क्लास में पढ़ोगे कैलकुलस, तब मैथमेटिक्स वाले सर से पूछना कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन अभी तुमको याद रखना है कि जो भी x है अगर हमने, तो उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन होगी वो x प्लस dx ही होगी, y है तो y के बाद y प्लस dy ही होगी, z के बाद z प्लस dz ही होगी। ठीक है। अब जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर मुझे लिखनी है dy by dt, तो मालूम मैं कैसे लिखूंगा? vy इक्वल टू माइनस dy by dt। ऐसा क्यों लिखा? इसमें भी बड़ा रहस्य, ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। एक इक्वेशन तभी बैलेंस कहलाती है जब उस इक्वेशन की दोनों साइड पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक साइड पॉजिटिव हो और एक साइड नेगेटिव हो। इतना तो सभी समझते हैं। तो अगर vy हमने पॉजिटिव लिया है, जो कि इक्वेशन की लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव लिया था हमने, तो ये भी हमको पॉजिटिव लेना चाहिए। सो टू मेक पॉजिटिव, टू मेक dy by dt पॉजिटिव, हम dy by dt के आगे एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं।
तो माइनस डीवाई बाई डी टी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। माइनस डीवाई बाई डी, हाँ माइनस डीवाई बाई डी टी पॉजिटिव है, डीवाई बाई डी टी नेगेटिव है। अब ये इक्वेशन बैलेंस है, वी वाई भी पॉजिटिव है और माइनस डीवाई बाई डी टी भी पॉजिटिव है। अब ये दोनों इक्वल है। एनीवे, अब हम बढ़ते हैं आगे। हमको रिलेशन निकालना है दोनों वेलोसिटीज में। तो दोनों वेलोसिटी में रिलेशन निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, पहले x और y में और कोई रिलेशन है क्या? कोई रिलेशन निकाल सकते हैं क्या हम x और y में? यस, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। इतना क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर होगा, ये क्लियर है ना सभी को? यस सर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों तरफ। मतलब हम दोनों तरफ डी डी टी ले लेते हैं ऐसे, डी डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी डी टी ऑफ एल स्क्वायर। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी टी ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा एल स्क्वायर का? देवांश, एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? आवाज नहीं है देवांश तुम्हारी। एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अनुष्या तुम बताओ। सर 2L। और वेदांती तुम्हारा आंसर क्या है? सर 2L। गलत है दोनों का आंसर। देवांश तुमने क्या बताया? हाँ, देवांश का आंसर सही है। इसका आंसर आएगा 0। रीजन बताओ क्यों? इसका आंसर 0 क्यों आएगा? अरे यार जल्दी बोलो, इतना टाइम मत लगाओ। वेदांती, इसका आंसर 0 क्यों लिख रहे हो? पता नहीं। अरे पता है भाई, एल क्या चीज है? लेंथ ऑफ द रॉड। और ये कैसी है? कांस्टेंट है। लेंथ थोड़ी चेंज होगी कभी रॉड की। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। रॉड की जो लेंथ है वो टाइम के साथ चेंज होगी क्या? नो सर। इसलिए एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 होगा। ओके सर। और देवांश तुम्हारी आवाज तो नहीं आई भाई अभी भी। खैर, अब लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएशन क्या होगा ये बताओ। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना? अच्छा, अरे यार एक चीज मिस्टेक हो गई अभी इसमें ना, एक प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा जो मैं भी बताने वाला था आज, लेकिन इसका एग्जांपल जो मैंने ले लिया उसमें यूज पहले हो रहा है। एक्स स्क्वायर का जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, चलो मैं यहां दिखाता हूं। डी डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर हमको करना है, लेकिन समस्या क्या है कि जो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है वो ऐसा होता है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1। मतलब अगर यहां पर x है तो यहां dx होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएशन हो सकता है। यानी जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, अगर ये x है तो यहां पर dx होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पर x है और यहां पर dt है। डिफरेंस समझ में आ रहा है यहां पे जो समस्या है? तो हम क्या करते हैं, हम dx से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और dx से डिवाइड कर देते हैं। dx से हमने मल्टीप्लाई भी किया, dx से डिवाइड भी किया, और फिर जो ये वाला dx है इसको हम यहां ले आए, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और बचेगा यहां पर dx अपॉन dt। जो dt था इसको हम उधर ले गए।
अब डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका, ये डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और डी एक्स बाई डी टी अलग से बच गया, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? और जल्दी बोलो यार, अब तो तुम परफेक्ट हो गए इसमें। 2x, 2x। तो ये 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी हो गया। इसी तरह से जब हमको करना होगा डी डी टी ऑफ वाई स्क्वायर, तो यहां पर अगर y है तो यहां dy चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, dy से मल्टीप्लाई करूंगा और dy से डिवाइड कर दूंगा। dy से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो dy से मल्टीप्लाई किया हमने और dy से डिवाइड भी कर दिया। मल्टीप्लाई भी कर देंगे उससे और डिवाइड भी कर देंगे। अब करके बताओ आगे इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? हाँ वेदांती दोबारा बोलो, कितना बोला था तुमने? 2y dy बाई dt इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ यूज करेंगे। तो अब यहां पर जो डिफरेंशिएशन मैंने लिखा, ये डिफरेंशिएशन हो गया 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी इक्वल्स टू 0। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और dy बाई डी टी इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस y, अच्छा dy बाई डी टी निकाल रहे हैं, तो ये होगा माइनस x अपॉन वाई डी एक्स बाई डी टी, इतना आ गया। dy बाई डी टी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस एक्स अपॉन वाई डी एक्स बाई डी टी। अब dy बाई डी टी क्या है? dy बाई डी टी था vy, या इसको माइनस vy लिख लेते हैं टू बी एग्जैक्ट, माइनस एक्स अपॉन वाई, और dx बाई डी टी को लिखा मैंने vx, तो वेलोसिटी vy इक्वल टू है x अपॉन वाई इंटू vx। तो ये जनरल रिलेशन है वेलोसिटी के x और y पार्ट्स में, या कह सकते हैं एंड की वेलोसिटीज में आपस में रिलेशन हमने निकाल दिया है। अब अगर मुझे किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी चाहिए तो वो मैं निकाल सकता हूं, जैसे vy इक्वल टू x अपॉन वाई, और vx कितना दिया हुआ था हमको? vx था हमने 5 मीटर पर सेकंड लिया हुआ था, तो उसको मैं लिख देता हूं 5 मीटर पर सेकंड। और इसके साथ साथ जिस टाइम पर हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं उस टाइम पर x और y की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो मान लो x कितना था, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि x की वैल्यू जो है, चलो इतना ही छोड़ देते हैं x, तो ये आ गया vy इक्वल टू 5x अपॉन वाई। ये वेलोसिटी निकाल दी हमने, ये रिलेशन आ गया। तो ये डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है कि अगर हमारे पास वेलोसिटी थी एक एंड की, तो दूसरे एंड की वेलोसिटी को हमने निकाल दिया। ये इसका एप्लीकेशन था। अब हम इसमें आगे बढ़े उससे पहले तुम कुछ सवाल पूछो, अगर कुछ डाउट है तुम्हारे मन में तो। एक बार प्रीवियस स्क्रीन दिखा दो। अच्छा एक मिनट, अभी दिखाते हैं। हाँ इनको नोट करते जाओ और डाउट भी पूछते जाओ। और एग्जांपल देता हूं तुमको, लेकिन उससे पहले अभी जो डिफरेंशिएशन का यूज किया था ना, वो वाला डिफरेंशिएशन मैं थोड़ा सा तुमको बता देता हूं। क्या होता है, कई बार जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं तब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, जैसे कि कहीं पर फंक्शन दिया है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब एक सिंपल तरीका तो यह है इसको सॉल्व कर, अच्छा ए और बी क्या है इसमें? कांस्टेंट है। एक सिंपल तरीका तो देखो बच्चों ये है इसको सॉल्व करने का कि हम ना इसका होल स्क्वायर जो है उसको ओपन कर दें। हम लिख दें ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab(x), ये लिख लें। और अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं x के रिस्पेक्ट में इसको dy बाई डी एक्स निकालता हूं, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab(x), इतना हो गया। इसको अंदर ले जाते हैं, थोड़ा डायरेक्ट कर दूं क्या? ए स्क्वायर इंटू डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशिएशन के साइन के बाहर निकाल देंगे, एक स्टेप में डायरेक्ट कर रहा हूं, इंटू एक्स।
अब इसका डिफरेंशिएशन होगा ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x प्लस बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 होगा, वो कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो उसका डिफरेंशिएशन आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन ऐसा होता है यार कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 500, फिर स्क्वायर था तो हमने खोल ओपन कर लिया, क्यूब होता तो भी कर लेते, चलो पावर 4 होती तब भी किसी तरह मैनेज करते, लेकिन पावर 500 आ गई, अब तब क्या करें? तब इसको सॉल्व करने के लिए ना डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन इसको हम कहते हैं। ठीक है, या क्या कहते हैं ये छोड़ो, तरीका बताता हूं मैं डायरेक्ट। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे x टू दी पावर n वाली फॉर्मेट में। ax प्लस बी को मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लेके आना चाहता हूं। तो मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूशन क्या किया, मैंने मान लिया कि u इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू यू टू दी पावर 100। और मुझे निकालना क्या है, इसमें निकालना मुझे dy बाई डी एक्स है, यानी कि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्मेट में चेंज करने के लिए मैंने ax प्लस बी को कितना लिख दिया, u लिख दिया, और अब मैं x के रिलेटिव डिफरेंशिएट करता हूं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू राइट साइड में हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ यू टू दी पावर 100। लेकिन समस्या फिर आ गई यार यहां पर कि इधर u है, ऊपर u है, नीचे dx है, तो क्या करना चाहिए हमको? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना चाहिए। किससे मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड करें? यस, वेरी गुड। इसको हम du से मल्टीप्लाई करेंगे, du से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर यहां पर u है तो यहां dx नहीं du चाहिए। तो अब ये हो जाएगा d du u रेस टू पावर 100 इंटू du बाई डी एक्स। सॉरी 100 नहीं, कुछ और था यार, तुमने भी याद नहीं दिलाया, ये 500 था भाई। तो इसको मैं करता हूं 500, ये 500। अब इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा u टू दी पावर 500 का। वेदांती कितना होगा इसका डिफरेंशिएशन u टू दी पावर 500 का? 500 u पावर 499। यस, 499। अब तुम परफेक्ट हो गई हो इसमें, ये काम तो खत्म हो गया। लेकिन जो du बाई डी एक्स बचा, इसका क्या करें? तो इसका हम ये करेंगे कि जो u था इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। u इक्वल टू कितना रखा था हमने, ax प्लस बी, तो यहां पर ax प्लस बी रख देते हैं, और ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन तो हम कर लेंगे। तो ये होगा 500, और u कितना था, ax प्लस बी, तो ax प्लस बी की पावर 499 हो गया। और ये जो डिफरेंशिएशन है ax प्लस बी का, ये कितना आएगा, ddx ऑफ ax प्लस बी। वेदांती तुम ही बताओ ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन कितना होगा? यस, वेरी गुड, क्योंकि x का 1 हो जाएगा और b अकेला है, विदाउट वेरिएबल है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो ये बचेगा a। तो अब फाइनल आंसर हमारा हो गया 500 इंटू ए इंटू ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर 499, ये आंसर आ गया। तो अब देखो मेहनत बच गई ना हमारी इससे, अदरवाइज हम पावर 500 तक ओपन करते तो हमारा 2-3 दिन लग जाते डिफरेंशिएट करने में। इस प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन अभी बताओ, इस एग्जांपल में अभी मैं और एग्जांपल दूंगा तुम्हें, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, चलो ये तो निपट गया मामला। अब तुमसे को क्वेश्चन दिया जाए कोई, है ना, तो मान लो y इक्वल टू कितना दे दूं मैं, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टू दी पावर 25, और आपको निकालना है dy बाई डी एक्स।
ठीक है, इसका आंसर बताओ कितना आएगा सॉल्व करके। मैंने जो पिछला एग्जांपल लिया था उससे थोड़ा बड़ा है ये क्वेश्चन। वेदांती, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से डरना मत। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जैसे तुम्हारा परफेक्ट होगा, तुम देखना जितने भी तुम्हारे साथ में स्टूडेंट्स होंगे ना, तुम उन सबसे आगे होगी। ये जो मैथमेटिकल पार्ट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स। कितना है भाई आंसर? अनुष्या, Yes, sir. आ रहा है आंसर? Sir, 25 u to the power 24. हाँ, u की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। So, sir. So वो like वो substitute करने के बाद a upon x square plus n square upon b raised to the power 24. और फिर यहाँ पे होगा minus a 2x raised to the power minus -2a अपॉन एक्स क्यूब प्लस, plus 2x upon b. यस, ये आंसर हो गया इसका। वेदांती, देवांश, समझ में आया? यस सर, यही है। हाँ वेदांती, कहाँ डाउट है तुमको? सर मैं बोल रही हूँ मेरा भी यही आया है। वेरी गुड। सर, अब हम लोग इसको अपॉन जो आपने अपॉन एक्स क्यूब लिखा है इसको एक्स रेज़ टू द पावर -3 लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं नहीं, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं इसी पर। मान लो कि अब क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू साइन 4x, फाइंड dy बाई dx। अब कैसे करेंगे? मेथड बताना है, नहीं नहीं, अब भी वही करना है। करना तो मुझे dy बाई dx ही, मल्टीप्लाई करेंगे। dy बाई dx और y इक्वल टू कितना था? साइन 4x। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता था डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, यानी यहां पर x है और यहां पर dx है। साइन x है तो x ही होना चाहिए, वहां पर 4x 3x 5x नहीं चलेगा, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं हम कर देते हैं 4x इक्वल टू u। तो अब ये होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ साइन u। अब बाकी इसके आगे की कहानी तो वैसे ही है, तुम लोग समझ गए हो क्या करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब इसमें यहां पर u है और यहां dx है, क्या करना होगा? du से मल्टीप्लाई करो, du से डिवाइड करो और इसको लिखो d du साइन u और ये du बाई dx। ठीक, साइन u का अब हो जाएगा, ये स्टैंड यहां पर u है और यहां पर du है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले जैसा हो गया। अब अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले जैसा हो गया है तो अब तो कर लेंगे ना वेदांती? यस सर, कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? साइन u का डिफरेंशिएशन साइन u का कॉस u और u की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करो। इसमें u कितना था? 4x था, तो ये मैंने 4x लिख दिया। तो फाइनली dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आया बताओ? cos 4x और 4x का डिफरेंशिएशन कितना आया? 4। तो इसका आंसर हो गया 4 cos 4x। सर एक वो अगर
मल्टीप्लाई करके भी होता है मल्टीप्लाई करके क्या? सर साइन 4x साइन इंटू 4x का मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करके मतलब कैसे? सर पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू 4x प्लस फिर कर देते हैं सर 4x का डिफरेंशिएशन साइन। एक मिनट रुक जाओ जरा, तुम कोई अलग सी बात बता रहे हो। हाँ, मैंने लिखा साइन 4x यहां पर। अब तरीका बताओ क्या कर रहे हो? नहीं सर अगर वेरिएबल होता तभी कर। नहीं, तुम साइन और 4x को अलग अलग तो नहीं कर रहे कि 4x अलग कर दिया, साइन अलग कर दिया। यस सर। अरे ये दे आर मेड फॉर ईच अदर, कभी अलग नहीं हो सकते। साइन 30 डिग्री में साइन अलग कर दो, 30 डिग्री अलग कर दो भाई। फिर तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि देवांश, वैसे कई बच्चे करते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स किया, एक्स कैंसिल कर दिया, बचा साइन। ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होता, ये दो सेपरेट नहीं हो सकते। अब मैं तुमको कोई और क्वेश्चन देता हूं जिसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं, जिसमें तुम लोग परेशान ना हो। y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, इसका करके दिखाओ जरा, dy बाई डी एक्स कितना होगा। एक चीज याद रखना, क्या याद रखना कि साइन एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये साइन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के बराबर नहीं होता है। तो भाई बच्चों जल्दी बताओ यार, तुम लोगों ने इसका आंसर, तुम लोगों ने लंच कर लिया है? नहीं किया? वेदांती, अनुष्या? यस सर। अच्छा, मैंने भी नहीं किया भाई, मुझे भूख लगने लगी, जल्दी क्वेश्चन खत्म करो ये। इसमें हमको निकालना है dy बाई dx, तो लिखते हैं हम ddx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करूं मैं, बोलो, किसको u मानूं? सर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को u मान लिया। अब इतनी देर क्यों लगा रहे हो, फिर तो फटाफट तुमको आ जाना चाहिए। ये हो जाएगा ddx ऑफ साइन u, लेकिन यहां पर du चाहिए, तो du से मल्टीप्लाई किया, du से डिवाइड किया, तो du साइन u, और ये हो जाएगा du बाई डी एक्स। साइन u का डिफरेंशिएशन cos u, और ddx ऑफ एक्स स्क्वायर, cos u मतलब cos एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो dy बाई डी एक्स आ गया 2x cos एक्स स्क्वायर। खत्म सवाल, ठीक है। अरे भाई समझ गए कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब मैं तुम लोगों के दिमाग को थोड़ा और घुमाऊं, कंफर्ट जोन से बाहर निकालूं, दिमाग थोड़ा और परेशान करते हैं। इन सभी सवालों में जिनमें हम u मान रहे थे सब्स्टिट्यूशन करके, तुम लोगों ने एक ध्यान दिया, एक कॉमन सा फीचर ये होता है कि जिस चीज को हम u मानते हैं हमें उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। जैसे एक्स स्क्वायर को मैंने लिया, यहां पर कितना लिया, एक्स स्क्वायर को u लिया, तो बाद में इसका u का डिफरेंशिएशन यानी एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, और वो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया था, 2x हो गया था। पिछले क्वेश्चन की हम बात करें, पिछले क्वेश्चन में हमने u किसको लिया था, 4x को। 4x को, तो बाद में 4x का डिफरेंशिएशन करना पड़ा था। ये देखो यहां पर ये 4x का डिफरेंशिएशन हो गया था। और पीछे जाते हैं, इससे पहले हमने u लिया था किसको, a बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी को, इसको u लिया, बाद में इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ा। ये यानी जिसको हम u मानते हैं हमें उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ये कॉमन फीचर है इसका, बात समझ में आई? तो ये जो डिफरेंशिएशन है ना, इसको हम
मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आगे आज ना कर पाओ लेकिन आगे से हम मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कहीं पर दे दिया हमको प्रॉब्लम y इक्वल टू साइन 10x और मुझे dy बाई dx निकालना है, तो साइन 10x का डिफरेंशिएशन वैसे ही कर दो जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले का होता है, यानी साइन 10x को कितना कर दो cos 10x। लेकिन इसमें हमको u किसे मानना पड़ता, 10x को u मानना पड़ता, और 10x का डिफरेंशिएशन करते तो कितना आता, 10 आता, यानी इसका डिफरेंशिएशन है 10 cos 10x। कुछ समझ में आया ये? जिसको u मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ये ना 12th क्लास में आएंगे ये वाले डिफरेंशिएशन तुमको, और वहां तक तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इसमें पेपर पेन का यूज करेंगे नहीं, हम केवल देख के डिफरेंशिएशन बता दिया करेंगे कितना आएगा। तुम लोगों की आवाज नहीं निकल रही ना। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो अब मैं ऐसा फंक्शन लेता हूं जो तुमने ना सुना हो। मैं क्या ले लूं, ln sin x। स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है डी डी एक्स ऑफ ln x इक्वल टू 1/x। अब इसमें बताओ u किसको मानना पड़ेगा, dy को हाँ साइन x को। अगर मुझे dy बाई dx निकालना है तो डी डी एक्स ऑफ ln sin x करना पड़ेगा। तो मुझे u किसको मानना है वेदांती इसमें, साइन एक्स। अनुष्या समझ में आ रहा है किसको u लेना है? अनुष्या लंच करने चली गई हो क्या? नो सर, आई एम हियर। तो बताओ किसको u लेना होगा? सॉरी सर। इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, ln x है। यस सर, तो मतलब वो sin x को a ले लेंगे या जो भी वेरिएबल u मान लिया हमने, sin x को u मान लिया है ना। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा, ln u हो जाएगा। यस सर। फिर ln u का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 1/u। 1/u हो जाएगा। लेकिन जिसको u माना था फिर उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो u किसको मानते हैं हम, माना था इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा। cos x। तो फाइनली आंसर अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा इसका, विदाउट फर्दर कैलकुलेशन। यस सर। खत्म सवाल। जब प्रैक्टिस हो जाएगी हम देख के बता दिया करेंगे इनके क्या आने वाले हैं डिफरेंशिएशन। क्यों वेदांती, यस सर। डरी तो नहीं ना इसमें? नो सर। अच्छा चलो मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, ऐसे छोटा छोटे से क्वेश्चन कुछ। y इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया और हमको dy बाई dx निकालना है, ठीक है। अब बगैर उधर की बात की डायरेक्ट आंसर बोलो क्या हो जाएगा। वेदांती क्या हो जाएगा आंसर बोलो। हाँ देवांश सही बोल रहा है। वेदांती तुम अपना आंसर बोलो। सर मैं कर रही हूँ एक प्रेजेंट। अरे नहीं, पेपर पेन यूज नहीं करना है ना, तुमको बोला, केवल दिमाग में। इसमें u किसको लिया तुमने? सर u हाँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को u ले लिया तो ये ln u हो जाएगा। ln u का डिफरेंशिएशन कितना लिखेंगे? सर 1 बाई u मतलब 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस सर। फिर u का डिफरेंशिएशन करेंगे, u कितना है? 2 है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 का 0 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो कितना आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। खत्म सवाल। अनुष्या समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्ट करना सीख जाएंगे। अच्छा रुको रुको, देवांश के लिए एक सवाल देते हैं। देवांश बढ़िया कर रहा है तो मैं इसको एक सवाल देता हूं, ठीक है। तुम लोग भी दिमाग लगा तो मजा आएगा। ये सवाल करने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है। जैसे मैं लिख दूं ln साइन ऑफ
1 प्लस एक्स क्यूब। हाँ देवांश बताओ, इसमें u किसको मानना पड़ेगा? साइन किसको? पूरा उसको ही मानना पड़ेगा। साइन 1 प्लस एक्स क्यूब को मानना पड़ेगा। यस लेकिन जब हम साइन 1 प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोबारा से u मानना पड़ेगा। किसको मानना पड़ेगा u? नहीं समझे? अच्छा चलो, ज्यादा डायरेक्ट हो रहा है। चलो मैं ओवर एम्बिशियस हो गया था अभी। इसमें इसको हमें मानना पड़ेगा u। तो मैं dy बाई डी एक्स जब लिखूंगा ना, तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन साइन 1 प्लस एक्स क्यूब। इतना तो डायरेक्ट कर लूं, और फिर du बाई डी एक्स भी करना पड़ेगा। तो 1 अपॉन साइन 1 प्लस एक्स क्यूब, और ये होगा डी डी एक्स ऑफ u। कितना है? साइन 1 प्लस एक्स क्यूब है। हाँ, अब 1 प्लस एक्स, इसको फिर u मानना पड़ेगा। तो 1 अपॉन साइन 1 प्लस एक्स क्यूब डी डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा साइन u। अब साइन u का डिफरेंशिएशन करना है तो फिर du बाई डी यू करना पड़ेगा यहां पर, है ना? तो अब इसका हो जाएगा cos 1 प्लस एक्स क्यूब, लेकिन 1 प्लस एक्स क्यूब का फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। ये फंक्शन का फंक्शन था, इसमें दो बार u मानना पड़ेगा। समझ में आया? चलो अच्छा, मैं यही छोड़ता हूं, अभी और ज्यादा परेशान नहीं करते। हालांकि ये ऐसे वाले क्वेश्चंस जो है फंक्शन वाले तो की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन जो इन वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा मैंने अभी यहां पर तुमको एग्जांपल दिया। तो डिफरेंशिएशन जो बाई सब्स्टिट्यूशन करते थे हम u लेने के बाद, तो इसमें मजा आया कि नहीं थोड़ा? ठीक है दोस्तों।